हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एवरीवन। होप एवरीबॉडी इज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मेरा नाम ध्रुव है और आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एक फ्रेश चैप्टर विच इज़ बायोटेक्नोलॉजी। सो ये बेसिकली क्लास 12th का चैप्टर है जिसमें आज हम कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी। सो ये कंटेंट है जो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, लाइक डेफिनेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, conceptual development of genetic engineering principles, how DNA is transferred into organisms, Cohen and Boyer experiment which is related to artificially constructed molecules of rDNA, major steps in genetically modified organisms. So शुरू करते हैं इसको definitions के साथ। तो हम अगर इस टर्म को देखें बायोटेक्नोलॉजी, तो ये 2 वर्ड से मिलके बना है। तो वन इज बायो एंड अनदर इज टेक्नोलॉजी। सो इसका मतलब ये हुआ कि हम बायोलॉजिकल चीज़ों को टेक्नोलॉजी के साथ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो कि ह्यूमन मैनकाइंड के लिए बेनिफिशियल है। सो उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के लिए हमें कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, कई सारे स्टेप्स हैं, कई सारे प्रोसीजर हैं जिनको फॉलो करना है। और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो किसी स्मॉल स्केल पे नहीं बन रहा है कि हमें किसी 100 या 200 लोगों को ही उसको सर्व करना है। हमें थ्रू आउट द वर्ल्ड उसको सर्व करना है। उसका नीड जो है, उसका इम्पोर्टेंस जो है, हर एक इंसान को, हर एक लिविंग बीइंग को उससे फ़ायदा पहुँचे, तो उस चीज़ का प्रोडक्शन करना है। So biotechnology is basically a use of living organism for the benefits of human being. The process followed for the extraction of useful composition from the living beings. So biotechnology में जो living organism है उनका यूज़ हो रहा है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, प्लांट एक्सट्रैक्टेड compositions का यूज़ हो रहा है, एनिमल एक्सट्रैक्टेड compositions का यूज़ हो रहा है टू सर्व द वर्ल्ड। सो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ माइक्रोब्स मीडिएटेड प्रोडक्ट जो कि यूजफुल हैं फॉर ह्यूमन। सो फर्स्ट इज लैक्टोबैसिलस, जिसमें हम देखते हैं कि एक माइक्रोब्स है जिससे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, डेट इज कर्ड। नेक्स्ट इज एस्केरेशिया इकोलाई, जिसको इकोलाई भी कहते हैं, और ये मेनली इसका यूज़ है वो वैक्सीन्स प्रोडक्शंस के लिए है। बैक्टीरिया एंड फंजाई का हमें पता है कि ये यूजफुल हैं फॉर making or preparation of antibiotics. Brewer yeast mainly for bread, wines and beers formation. So ये जो microbes mediated product है हम देख रहे हैं यहाँ पे कि it is a large scale production. So ये सारा production जो है इसका हमें export भी करना है, हर एक human being को इससे नीड पहुँचे, इस तरीके का प्रोडक्शन करना है। तो हमें इसमें इस प्रोसीजर भी फॉलो करना है, कई सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना है कि अगर हम कर्ड फॉर्म कर रहे हैं तो उसका जो फ्लेवर है वो जितने पैकेज उसके थ्रू आउट दी वर्ल्ड एक्सपोर्ट हो रहे हैं उसका जो कॉम्पोजिशन है, उसका जो टेस्ट है वो मेंटेन्ड हो, उसमें कोई भी 19-20 ना हो, तो एक तरीके का रहे प्रोडक्ट और उसकी प्योरिटी, उसका टेस्ट, हर चीज़ मेंटेन करना है। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, टेक्निक्स की ज़रूरत है। तो दैट इज़ व्हाट बायोटेक्नोलॉजी इज़, विच इज़ डीलिंग विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलॉन्ग विद द टेक्नोलॉजीज टू मेक इट परफेक्ट। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में 2 मेन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें हमें टेक्निक्स पे फोकस करना है फॉर ऑल्टरिंग बायोकेमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स एंड हेल्प इन चेंजिंग फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि कोई ऑर्गेनिजम्स है उसके फिनोटाइप्स में चेंजेस करने हैं। अगर उस किसी ऑर्गेनिज्म में कोई डेफिशिएंसी है उसको फुलफिल करना है तो हमें उन जीन्स को स्टडी करना है और डिजायर्ड जीन्स को इंट्रोड्यूस करना है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स में, ताकि वो फुलफिल हो सके उस पर्टिकुलर नीड से। सो ओनली कंस्ट्रक्टिंग डिजायर्ड जीन्स।
नेक्स्ट इज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। सो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग मतलब हमें जो हम ये प्रोसेस कर रहे हैं जिसमें हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं जेनेटिक मटेरियल का लाइक डीएनए एंड आरएनए, तो इसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके का कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। जो इन्वायरमेंट है वो पूरा स्टेराइल होना चाहिए, माइक्रोब्स का कोई ग्रोथ नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा जर्म सेल नहीं ग्रो होना चाहिए जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट जो है वो ख़राब हो जाए या हमारा जो प्रोसेस है वो अफेक्ट हो। सो तभी हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि जो वैक्सीन्स हैं आज की डेट में या वैक्सीन्स जो प्रोड्यूस होती हैं वो इतनी जल्दी नहीं आ पाती, क्योंकि इनका सैम्पलिंग होना, फिर उनका टेस्टिंग होना, कितनी बार साइंटिस्ट कोई वैक्सीन प्रोड्यूस करता है उसमें किसी तरीके का कोई कंटामिनेशन आ जाता है तो फिर वो प्रोसीजर रिपीट होता है। तो इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि जो पेंडेमिक है कोविड-19, इसकी भी वैक्सीन आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि साइंटिस्ट जो हैं इस पे काम कर रहे हैं, और साइंटिस्ट जो काम इस पे कर रहा है उसको इसीलिए टाइम लग रहा है क्योंकि उसको सबसे पहले तो एनालाइज करना पड़ रहा है कि कहाँ पे उसको वो जो जीन्स है, जो कॉम्पोजिशंस हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कहाँ पे अफेक्ट हो रहा है, कैसे हमें जीन्स चाहिए, कैसे निकालना है उसका एक्सट्रैक्शन, फिर उसकी प्रोसेसिंग, फिर जो प्रोसेसिंग हो रही है उसका रैंडम सैम्पलिंग होता है, और रैंडम सैम्पलिंग होने के बाद पहले एनिमल्स पे फिर ह्यूमन बींग्स पे, और जब ये सारी कंडीशन 100% सक्सेसफुल होती है या एक रेट होता है जिस पे देखा जाता है कि हाँ वैक्सीन जो हैं अब प्रॉपरली फंक्शन कर रही हैं, उसके बाद ही इसका प्रोडक्शन रिलीज किया जाता है। सो इतना सारा प्रोसेस है, तो इतने सारे प्रोसेस में हर चीज़ का ध्यान रखना। सो दैट्स वाई बायोटेक्नोलॉजी जो है वो यही रोल है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स से जो प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं टू फॉर्म अ यूजफुल प्रोडक्ट, उसमें हर चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। सो अब जो हम डिजायर्ड जीन ले रहे हैं और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसके बारे में देखते हैं। तो यूजफुल सेगमेंट ऑफ जीन और डीएनए which are efficient to fulfill the need of deficient composition, manipulation of genetic material toward desired gene is known as recombinant DNA technology. So basically अगर हम मान लेते हैं कोई एक ऑर्गेनिज्म है, एक ह्यूमन बीइंग है, उसको या उसकी बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता, या कह सकते हैं कि उसको डायबिटिक है। सो डायबिटिक पर्सन में हमें पता है उसे इंसुलिन देनी पड़ती है क्योंकि इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता। जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन प्रोडक्शन में लैग करते हैं बिकॉज ऑफ टू हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज। सो उनको इंसुलिन दिया जाता है। अब इंसुलिन दे के उस पर्टिकुलर जो फंक्शन लैग है, यानी कि जो इंसुलिन लैग कर रहा है बॉडी में, उसको मेंटेन करता है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, हम कॉम्पोजिशंस को मैनिपुलेट कर रहे हैं उस ऑर्गेनिजम्स में, और डिजायर्ड जीन या डिजायर्ड कॉम्पोजिशन हम उसको प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि वो उस पर्टिकुलर जो ग्लूकोज है उसका लेवल मेंटेन कर सके और बॉडी को एक होम्योस्टैसिस प्रोवाइड कर सके। सो नेक्स्ट अब हम देखेंगे हाउ डीएनए इज ट्रांसफर्ड एंड क्लोनिंग इज डन। सो डीएनए की भी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम केमिस्ट्री की भी बात कर रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है जो डीएनए है वो भी क्या है, वो बायोमॉलिक्यूल ही है। सो बायोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस फील्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए, इस फील्ड को समझने के लिए। और अब हम देखेंगे कि हाउ डीएनए इज ट्रांसफर्ड एंड क्लोनिंग इज डन। सो जो पीस ऑफ डीएनए है, हम जो ऑर्गेनिजम्स जिसको नीड है उसमें हम डायरेक्टली नहीं इंसर्ट कर सकते। ऐसा नहीं होगा कि हमने डीएनए लिया और डायरेक्टली इंसर्ट कर दिया किसी ऑर्गेनिजम्स में जिसको रिक्वायरमेंट थी उसकी, ऐसा नहीं होगा। सबसे इसके जो प्रोसेस है, स्टेप्स हैं, वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो जो पीस ऑफ डीएनए इट हैव टू बी इंटीग्रेटेड विद द जीनोम ऑफ रिसीवर, यानी कि जो जीनोम्स है, तो जो पीस ऑफ डीएनए उसको पहले जो रिसीवर है उसके क्रोमोसोम से उस पर्टिकुलर डीएनए पीस को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी कि उसको उसके क्रोमोसोम का पार्ट होना पड़ेगा। जब वो उसके क्रोमोसोम्स में अटैच हो जाएगा या उससे इंटीग्रेट कर जाएगा, तब क्रोमोसोम्स में
स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस हो जाएंगे उस पर्टिकुलर डिजायर्ड जीन के। अब जब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा तो वो डिजायर्ड जीन्स भी उन्हीं क्रोमोसोम्स में रेप्लिकेट करेगा, और रेप्लिकेट करके ही जो मल्टीपल कॉपीज बनेंगी वो उस डिजायर्ड जीन्स के साथ फॉर्म होंगी। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्रॉम where replication will initiate and along with the alien DNA it will form multiple copies of DNA forming identical copy will be a resultant of cloning। अब उस desired genes की multiple copies form होंगी और उसी procedure को कहा जाता है cloning। So now we will see about artificially constructed recombinant DNA and it was performed by Stanley Cohen and Herbert Boyer। सो बेसिकली इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में प्लाज्मिड डीएनए लिया ऑफ साल्मोनेला टाइफिमेरियम जो कि बैक्टीरिया है, और प्लाज्मिड डीएनए बेसिकली एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट है जिसमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग टेंडेंसी होती है। उस पर्टिकुलर प्लाज्मिड डीएनए के सेगमेंट्स में ऐसे जीन्स थे जो कि इनकोड करते थे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को। सो उनको सिर्फ ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स ही चाहिए थे। सो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में आइसोलेशन किया सिर्फ उतने ही डीएनए फ्रैगमेंट्स को जिसमें ये जीन्स इनकोडेड हैं विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर सीजर्स। सो मॉलिक्यूलर सीजर्स उस समय तक ये टेक्निक आ चुकी थी, और विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और मॉलिक्यूलर सीजर जो डीएनए फ्रैगमेंट्स थे उन्हें कट डाउन किया गया। सो आफ्टर कटिंग दो सेगमेंट्स क्या किया गया, जो डीएनए फ्रैगमेंट्स थे उनको इंटीग्रेट किया गया विद द प्लाज्मिड डीएनए। सो प्लाज्मिड डीएनए, अब प्लाज्मिड डीएनए किसका लिया गया, ई कोलाई का, जिसमें इसको इंसर्ट कराना था, और उस पर्टिकुलर प्लाज्मिड डीएनए के सेगमेंट्स को उस पॉइंट से काटा गया जहां से इस पर्टिकुलर जो फ्रैगमेंट्स लिया गया है जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स है, जहां पे वो मैच कर रहा है प्लाज्मिड डीएनए से, वहां पे उसको कंबाइन किया गया। और नाउ अब जो ये प्लाज्मिड फॉर्म हुआ है इसको बोला जाता है वेक्टर। सो बेसिकली वेक्टर ऐसा रोल प्ले करता है जो कि उस पर्टिकुलर इनकोडेड फ्रैगमेंट्स को उस ई कोलाई के अंदर ले जाने में हेल्प करेगा या ट्रांसमिशन में हेल्प करेगा। और जैसे ही वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स जो हैं ई कोलाई के प्लाज्मिड डीएनए से मैच करेगा, तो थ्रू द लाइगेज एंजाइम्स वो बाइंड हो जाएगा। सो प्लाज्मिड डीएनए का सिर्फ रोल इतना है कि वो जो रिक्वायर्ड या डिजायर्ड सेगमेंट्स हैं उसको ट्रांसमिट कराएगा इनटू द रिसीवर, और बाइंडिंग होगी विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम्स। सो लिंकेज इज पॉसिबल विद द लाइगेज एंजाइम। अब जो सर्कुलर सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए है उसमें जीन्स प्रेजेंट हैं जो कि इनकोडेड है विद एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, और ई कोलाई के अदर डीएनए सेगमेंट्स जो हैं वो भी प्रेजेंट है। तो अब ये क्या बन गया, ये अब एक आरडीएनए बन गया, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए विच इज इंसर्टेड इनटू ई कोलाई वेयर इट स्टार्टेड रेप्लिकेटिंग। अब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो अब रेप्लिकेट होगा और मल्टीपल कॉपीज बनाएगा उस आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए के। सो उस थ्योरी को अब हम समझेंगे इस डायग्राम के थ्रू। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि साल्मोनेला टाइफिमेरियम है जिसका प्लाज्मिड डीएनए प्रेजेंट है, और ई कोलाई में भी प्लाज्मिड डीएनए प्रेजेंट है। सो ये डीएनए सेगमेंट्स है जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स इनकोडेड हैं, और ये वो डीएनए प्लाज्मिड डीएनए का सेगमेंट है जहाँ पे इस पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट्स को बाइंड होना है। सो जब ये इस पे बाइंड होगा तो ये बन जाएगा एक वेक्टर, और ये जो कंप्लीट ये फॉर्म है ये एक आरडीएनए यानी कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, और विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स भी इंटीग्रेट कर देंगे विद द प्लाज्मिड डीएनए। अब ये एक्ट करेगा एज अ वेक्टर और विल गेट इंसर्टेड इनटू द ई कोलाई, और अब ई कोलाई में इंसर्ट करने के बाद ये रेप्लिकेट करके इस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स के साथ मल्टीपल कॉपीज बनाएगा। तो इसी प्रोसेस को क्लोनिंग भी कहते हैं। सो नाउ वी विल कंक्लूड ऑल दी स्टेप्स कि कैसे एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बन रहा है विद द यूज ऑफ
desired gene. So 3 important steps for genetically modified organisms. They are identification of DNA with desirable gene. So हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है डिज़ायरेबल जीन्स को, उसके बाद उसको इंट्रोड्यूस करना है किसमें, इनटू होस्ट, द इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट. नेक्स्ट, अब हमें उस पर्टिकुलर इंट्रोड्यूस डीएनए को मेंटेन करना है और जो मल्टीपल कॉपीज फॉर्म होंगी विद डिजायर्ड जीन उसको प्रोजेनी में ट्रांसफर करना है. So this is all from this video. In the coming video I will discuss about the tools, and this is all from this video. Thank you for watching. Please like, share, subscribe to my channel. You can also follow me on Instagram and Twitter. Links are in the description box. और कोई भी पार्ट अगर आपको लगता है इसमें आपको कंफ्यूजन हो या कोई मिस आउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिखें and I will answer your query. Thank you for watching this video.